वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क। तो एग्ज़ाम मार्क में आज हम फिर से आए एक नए लेक्चर के साथ जो है हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का लेक्चर नंबर 14 और हमारा आज का टॉपिक है इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक 8 साल की बच्ची थी, पिंकी नाम की। उसको एक दिन बहुत तेज़ी से बुखार आया, उल्टियाँ भी होने लगी। घर वालों को लगा कि उसने सही से खाना नहीं खाया, इस वजह से उसको उल्टियाँ हो रही हैं। रात में उसको बहुत तेज़ी से सर दर्द हुआ और वो किसी तरह जब सोई, सुबह उसकी माँ उसे उठाने गई तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में उसको दौरे आए। जब डॉक्टर ने उसको देखा तो बताया कि उसके दिमाग में सूजन है। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसेफ्लाइटिस के केसेस मिलते हैं। तो देखते हैं इंसेफ्लाइटिस क्या है, कैसे होता है, किन को होता है। तो आज के लेक्चर में हम आज जानेंगे इंसेफ्लाइटिस के बारे में। डेफिनेशन, इंसेफ्लाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस में ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उस पर सूजन हो जाती है, यानी इन्फ्लामेशन होता है। ये होता क्यों है, वायरस यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये इसकी वजह से जब वायरल इन्फेक्शन होता है ब्रेन में, वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग होती है, इसकी वजह से कॉन्शियसनेस, फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखेंगे। यानी कि जो कॉन्शियसनेस होगा बच्चे का वो अल्टर्ड हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि पिंकी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उसको 2 दिन से बुखार भी था और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे जाएंगे। आगे क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंसेफ्लाइटिस। तो अगर प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस कब बोला गया, यानी वायरल या प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस, जब डायरेक्ट वायरस इन्फेक्ट कर रहा है ब्रेन को। इसमें क्या होता है, ब्रेन जैसे मॉस्किटो बाइट के थ्रू या हमारे नेजोफैरिंग्स के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्टली वो क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके टिश्यूज़ पे इन्फेक्शन करता है। जब हमारी बॉडी जैसे ही वो ब्रेन में पहुंचेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बॉडी से ऑटो इम्यून रिएक्शंस होंगे और इन्फ्लेमेशन होता है। तो होता है डायरेक्ट में कि कैसे डायरेक्टली इंटर कर गया वो। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस जो कि पोस्ट इन्फेक्शियस होता है कि इम्यून रिएक्शन आफ्टर इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हुआ पहले देन इम्यून रिएक्शन होगा, तब होता है सेकेंडरी। इस वजह से बच्चे को मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, उसके ऐसे मीजल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको मीजल्स हुआ, मीजल्स के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई। जब एंटीबॉडीज बनी तो मीजल्स से फाइट करने के लिए तो बनी ही थी, ये एंटीबॉडीज अपने ओन ब्रेन के जो टिश्यूज थे उनको भी जाकर डैमेज कॉज कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस, कभी कभी बॉडी में, जैसे कि बॉडी में ट्यूमर प्रेजेंट है, बॉडी खुद ही ऐसे एंटीबॉडीज बनाती है जो कि ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करती है। और एक होता है पैरासिटिक इंसेफ्लाइटिस। आगे देखते हैं इनमें। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इंसेफ्लाइटिस में हमने पहला देखा था प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस कॉज्ड बाय डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द वायरस इनटू द ब्रेन। कैसे हो रहा है कि इस पर डायरेक्टली वो ब्रेन में इन्वेट कर रहा है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। कौन सा टाइप ऑफ इंसेफ्लाइटिस में से जो प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस है ये मोस्ट कॉमन होता है। अभी आ रहा है इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन सा वायरस हो सकता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये है जो कि गोरखपुर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रेबीज इंसेफ्लाइटिस, वेस्ट नील इंसेफ्लाइटिस। अब यह है सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन देख ही दिया था। आगे देखते हैं इस पे क्या है, पोस्ट इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस। अगर बोला जाए सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस को और क्या बोलते हैं, तो पोस्ट इन्फेक्शियस, यानी इन्फेक्शन के बाद जो इंसेफ्लाइटिस हो रहा है दैट इज द सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। अब आता है कॉज आफ्टर एन इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के बाद हुआ। ये क्या है, एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, नॉट डायरेक्ट वायरस अटैक। डायरेक्टली वायरस के अटैक की वजह से प्राइमरी होता है। ये क्या होता है, वायरस की डायरेक्टली अटैक की वजह से नहीं हुआ, एंटीबॉडीज जो बनी उनकी वजह से जब हुआ तो होता है सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। अब आता है इस पे, जैसे कि आफ्टर मीजल्स, एग्जाम्पल बोला कि मीजल्स होने के बाद, मम्स के बाद या चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद होता है। आता है वायरल इंसेफ्लाइटिस। क्या होता है, कॉज बाय द डिफरेंट वायरसेस, मोस्ट कॉमन ओवरऑल,
ठीक है, वायरस से जो होता है डिफरेंट वायरस जो हमने एग्जांपल देखे उनकी वजह से वायरल इंसेफ्लाइटिस होता है। मोस्ट कॉमन होता है HSV वायरस, इंटेरो वायरस, अर्बो वायरस। मतलब बैक्टीरियल इंसेफ्लाइटिस एज अ नाम से इसका जो नेम है वही बता रहा है कि बैक्टीरिया से हो रहा है, दैट्स ए बैक्टीरियल इंसेफ्लाइटिस। रेयर है लेकिन सीरियस है। जो हमारा वायरस से होता था वो मोस्ट कॉमन है, बैक्टीरिया से होने वाला रेयर होता है लेकिन ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अकर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बैक्टीरियल होगा। एग्जाम्पल से ट्यूबरकुलोसिस और सिफिलिस होते हैं। अब आता है हमारा कि ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस क्या होता है। पहले ही बताया कि जो इम्यूनिटी बन गई हमारी बॉडी में वो जाके जब ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है उससे बनता है हमारा ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस। तो बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक ब्रेन सेल्स, बॉडी का खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रेन के सेल्स पे अटैक करता है। मे अकर विद और विदाउट इन्फेक्शन, ज़रूरी नहीं है इसमें कि इन्फेक्शन हुआ हो, बिना इन्फेक्शन के या किसी इन्फेक्शन से, दोनों से ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है पैरासिटिक इंसेफ्लाइटिस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा गोंडी, कॉमन इन द इम्यून, कॉमन होता है सबसे ज़्यादा जो होता है इसकी वजह से होता है। पैरासिटिक्स यानी पैरासाइट से हुआ तो पैरासिटिक। अब आता है फंगल इंसेफ्लाइटिस। फंगल इंसेफ्लाइटिस बहुत रेयर होता है, सीन इन पीपल विद द लो इम्यूनिटी, जिनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक होता है, उनमें होता है फंगल इंसेफ्लाइटिस। और इम्यून सिस्टम वीक किस में होगा, जिनमें बहुत क्रॉनिक कोई डिजीज़ कंडीशन में प्रेजेंट है, बेबी है, ऐसी मदर का जिसको HIV रहा हो या बेबी को HIV है, इनको होता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, देखते हैं कि ये इंसेफ्लाइटिस होता कैसे है। तो कह रहा है कि एंट्री ऑफ कॉजेटिव एजेंट, जो कॉजेटिव एजेंट है जब एंटर करते हैं, जैसे कि वायरस मोस्ट कॉमनली एंटर किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, या स्किन बाइट जैसे कि मॉस्किटो बाइट की वजह से या एनिमल बाइट की वजह से, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, या स्किन में बाइट मॉस्किटो का हो या एनिमल बाइट। इससे क्या होता है, जो वायरस होता है वो बॉडी में एंटर करता है। कॉमन वायरस कौन कौन सा होता है, HSV, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, वेस्ट नील वायरस। ये वायरस जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और बाइट के थ्रू जब बॉडी में एंटर कर गए तो होगा क्या, सबसे पहले प्राइम, अभी यहाँ पे वायरस एंटर कर रहा है इसलिए पहले होगा हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन एंड रेप्लिकेशन। इस पे होगा क्या, वायरस जैसे एंटर करेगा साइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा और अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, इस स्प्रेड इनटू द ब्लड, और जब ब्लड में वायरस स्प्रेड होता है उसको वायरीमिया कहते हैं। वायरस है इसलिए वायरीमिया बोला गया। ब्लड में अपना नंबर बढ़ाने लगा, जब इसके नंबर्स मल्टीप्लिकेशन बाद इंक्रीज हो गए तो एंट्री इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब जाके ये CNS पे जाता है। कैसे, द वायरस रीच द ब्रेन बाई क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, ऐसी लेयर वहाँ से वो क्रॉस करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे CNS में। ट्रेवलिंग थ्रू द पेरीफेरल नर्व्स, HSV या रेबीज वायरस जो था ये क्या करता है, पेरीफेरल नर्व्स से ट्रेवल करते हुए पहुंचा हमारे CNS में, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स। अब जो है पहुंचता कैसे है, वाइट ब्लड सेल्स भी इन्फेक्टेड होते हैं, जब ब्लड में ट्रेवल करते हुए वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प से वो पहुंच गया हमारे ब्रेन में। अब आता है इन्फ्लेमेशन एंड रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। अब जैसे ही कोई वायरस है बॉडी में एंटर किया, बॉडी से एंटर करके वो ब्लड में गया, ब्लड में एंट्री होने के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसका नंबर्स तो बढ़ चुका था, उसने BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, CNS में पहुंचा। CNS में क्या होगा, अब हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। अब इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स क्या करता है, जैसे कि न्यूरॉन्स और जो ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। जब ये इन्फेक्ट होते हैं तो बॉडी एक्टिवेट करती है अपना इम्यून रिस्पॉन्स। बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिलीज करेगी साइटोकाइंस, एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोग्लायल वायरस। जब साइटोकाइंस रिलीज होता है तो यही कॉज करता है क्या, इन्फ्लामेशन। अब होता है सेरिब्रल एडिमा। अब साइटोकाइन आया, अब क्या आ जाएगा, एडिमा होगा यहाँ पे। इन्फ्लामेशन कॉजेज इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे क्या बढ़ जाता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और लीक होगा फ्लूइड। कहाँ पे, ब्रेन टिश्यूज में जो है फ्लूइड लीकेज होगा, क्योंकि एडिमा की वजह से जब
जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी थी, इडिमा हुआ, इडिमा से कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ी तो लीकेज होगा फ्लूइड का। जब फ्लूइड का लीकेज होता है तो वो ब्रेन टिश्यूज में लीकेज हुआ और लीड क्या करेगा, स्वेलिंग एंड इडिमा। किसकी वजह से हुई स्वेलिंग, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने से साइटोकाइन आया, साइटोकाइन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और कैसे होता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है कैपिलरीज की और यहाँ पे स्वेलिंग कॉज करता है वो। ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। इसकी नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि जैसे ही स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो था ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से जब वो स्वेल हो गया तो आईसीपी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो तो बढ़ेगा ही, कॉज ड्यू टू द सेरिब्रल परफ्यूजन, जो सेरिब्रल परफ्यूजन हो रहा था उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, रिजल्ट इन द हाइपोक्सिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इसकी वजह से होता क्या है, हाइपोक्सिया, जो ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोनल डैमेज हो जाएगा, जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है टिश्यूज को वहाँ पे डैमेज होता है। तो डायरेक्ट वायरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, इनडायरेक्ट इम्यून इमीडिएट डैमेज। अब ये लीड क्या करता है, जो उसका कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाएगा, सीजर्स आएंगे, मेमोरी लॉस होगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, यानी कि उसका कॉन्शियसनेस सही नहीं था, हॉस्पिटल जब गई तो उसको सीजर भी आ रहे थे, मेमोरी लॉस और बिहेवियरल चेंजेस भी दिखते हैं। अब है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस कैसे होता है, ये हमें भी पैथोफिजियोलॉजी में ही चल रहा है। उसका 8th स्टेप में आता है कि जब एडिमा हो गया, परफ्यूजन, सेरिब्रल परफ्यूजन बढ़ गया और आईसीपी बढ़ गया, इन सब की वजह से अब क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें क्या अल्ट्रेशन होता है, इम्बैलेंस होता है, डैमेज न्यूरॉन्स अफेक्ट करते हैं एसिटोकोलिन को, डोपामिन और गाबा को, एसिटाइलकोलिन जो है और डोपामिन और गाबा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इनकी वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन, एजिटेशन और सीजर होता है। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इतना होने के बाद सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या क्या दिखेंगे। ये तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एसिटाइलकोलिन में, डोपामिन और गाबा में, इनकी वजह से कॉन्शियसनेस, एजिटेशन, सीजर्स, हमने कहा था ना कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखेंगे तो दिखेंगे यहाँ पे। अब सिस्टमिक इफेक्ट क्या दिख रहा है कि उसको फीवर आ रहा है, क्यों, क्योंकि साइटोकाइंस रिलीज हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अभी कह रहा है कि आउटकम्स इसकी वजह से होगा क्या, कि जो माइल्ड केसेस होते हैं रिकवरी विद द मिनिमल डैमेज, माइल्ड केसेस में बहुत कम डैमेज के साथ रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर सीवियर केस हो जाता है तो उसमें परमानेंट ब्रेन इंजरी हो जाती है, कि ऐसी इंजरी जो कभी सही नहीं होगी, उसको एपिलेप्सी हो जाएगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डेथ हो सकती है बच्चे की। अभी कह रहा है कि अब अर्ली, ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी के बाद देखेंगे कि अर्ली सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। तो अर्ली सिम्टम्स में जैसे कि मैंने स्टोरी में भी बताया था कि इनिशियली इसको फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वैसे ही देखिए फीवर आएगा, हेडेक होगा, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग और बॉडी एक, ये ऐसे सिम्टम हैं जो इनिशियली दिखेंगे, यानी कि अगर बच्चे को ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और अब आता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से दिखेंगे। कॉन्शियसनेस जो उसका होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन होगी, सीजर्स आएंगे, मेमोरी लॉस, बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे, स्पीच में डिफिकल्टीज होंगी, वीकनेस और पैरालिसिस भी हो सकता है। अब अरे सीवियर सिम्टम्स में क्या दिखेगा, हमने देखा अर्ली सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड सीवियर सिम्टम। बहुत सीवियर कंडीशन में वो कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और डेथ हो जाएगी बच्चे की। अभी कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, किसी को अगर इंसेफ्लाइटिस हुआ है तो कैसे डायग्नोस किया जाएगा, तो लंबर पंचर किया जाता है, एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू हम ब्रेन में डैमेज देखेंगे, ईईजी करेंगे, ब्लड टेस्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पीसीआर टेस्ट करते हैं और सेरोलॉजी। पीसीआर क्यों करते हैं कि वायरस का नंबर पता चलेगा हमें उससे, और सेरोलॉजी टेस्ट होते हैं।
अब ये रहा है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे किसी को अगर इंसेफ्लाइटिस हो जाता है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसे कि देखा हमने, अगर वायरस से हो रहा है तो एंटीवायरल ड्रग देंगे। मोस्ट कॉमन दिया जाता है एसाइक्लोविर दिया जाता है। और एंटीबायोटिक्स में अंटिल द बैक्टीरियल कॉज रूल आउट, अगर जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि इंसेफ्लाइटिस का कॉज एक बैक्टीरिया है, यानी कि इंसेफ्लाइटिस एक बैक्टीरियल इंसेफ्लाइटिस हुआ बच्चे को, तभी एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीपायरेटिक्स ऑब्वियस सी बात है, फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे, बच्चे को सीजर आ रहा है तो एंटी कन्वल्जेंट्स दे देंगे। अब कभी भी स्वेलिंग अगर होती है, स्वेलिंग को सही करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाएगा और आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे। अब आ रहा है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे। ये तो हमारा था कि मेडिकेशंस क्या कह देंगे, यानी मेडिकल मैनेजमेंट क्या था। अब यहाँ पे है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट, एयरवे मेंटेन करेंगे, अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, फीवर आ रहा है उसको कंट्रोल करना है, न्यूट्रिशंस को मेंटेन कर देना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करना है, और वाइटल्स को टाइमली मॉनिटर करते रहना है। फिर आता है हमारा कि नर्सिंग, एज अ नर्स क्या रोल होता है आपका। तो असेसमेंट करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करेंगे। अब आता है कि वाइटल साइंस देखेंगे, सीजर की एक्टिविटी देखेंगे, कैसा सीजर है, कितने टाइम के लिए आया है, कौन से टाइप का सीजर है, इनटेक और आउटपुट चार्ट में भी देखेंगे। फिर नर्सेस इंटरवेंशन, यो देखा हमने असेसमेंट, अब इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन द एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, सीजर के प्रिकॉशंस देंगे। सीजर जैसा सीजर आ रहा है तो बेबी को साइडलाइन पोजीशन दे देंगे, गॉडल एयरवे लगा देंगे कि टंग बाइट ना हो, ये सारी चीज़ें हम सीजर के प्रिकॉशन में करेंगे। फीवर मैनेजमेंट में टैपेड, मतलब तुरंत ही हमें उसे दवा नहीं दे देनी है कि उसको जो है ल्यूकवार्म वाटर से स्पंज करो उसको। पोजीशन हेड को 30 डिग्री एलिवेट कर देना है, प्रॉप्ड अप रखना है उसको। मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, उसका मॉनिटर करना है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, प्रिवेंट द प्रेशर शोर, एक ही पोजीशन में बेबी ना पड़ा रहे, नहीं बच्चा एक ही पोजीशन में अगर पड़ा रहेगा तो प्रेशर शोर होते हैं, इसलिए प्रेशर शोर प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नहीं फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल सपोर्ट और बेबी को भी एक वार्म और लव प्रोवाइड करना है। परमानेंट ब्रेन डैमेज, कॉम्प्लिकेशंस, ये क्या है कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस हो जाता है उसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस उसको फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाएगा, इपिलेप्सी होगी, मेमोरी लॉस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी, पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। ये था हमारा लेक्चर इंसेफ्लाइटिस पे। यहाँ से हमारा जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशन थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड के, वो हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।